वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अगली किस्त जारी की जाएगी। छठे जायजे के तकमील की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तवील बातचीत के बाद कर्ज की फराहमी का मुआहिदा हो गया। आलमी इदारे ने पाकिस्तानी इक़दामात की भी तारीफ की। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अगले किस्त जारी की जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को फराहम की गई रकम 3 अरब 20 लाख 70 हजार डॉलर हो जाएगी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। IMF ने जून तक कारकर्दगी के अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे करने पर पाकिस्तान की तारीफ की, जबकि FATF प्लान पर अमल दरामद, FBI और स्टेट बैंक की कारकर्दगी को भी सराहा। IMF की जानिब से हुकूमती इदारों में करप्शन के खात्मे, गवर्नेंस, टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज़ भी दी गयी। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी और इजाफा। इस वक्त डॉलर 58 पैसे गिरकर 174 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि इंटर मार्केट खुलते ही बैंक सेलिंग देखने में आई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसीज की बिजली की कीमत में ₹5.25 रुपए इजाफे की दरख्वास्त नेपरा 30 नवंबर को समाअत करेगा। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 61 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। नेपरा का कहना है कि दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अक्टूबर में कुल 11 अरब 29 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई और 10 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली तकसीमकार कंपनीज को फरोख्त हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई के हदफ और पेशगोई की वजाहत करते हुए कहा, बाज़ ज़राए इब्लाग पर पेशगोई को महंगाई के हदफ के तौर पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का हदफ हुकूमत मुकर्रर करती है, जो 5 से 7% है। इस हदफ का दीगर मुल्कों की महंगाई के अहदाफ से मुवाजना दुरुस्त नहीं। ज़राई पॉलिसी वस मुद्दत तक महंगाई के हदफ के हसूल से मुंसलिक होती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अंसार अब्बासी के बाद जंग और जियो ग्रुप के साबिक रिपोर्टर अहमद नौरानी ने भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात आयद कर दिए। साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो को जाली करार दे दिया। रियासती इदारों को मुतनाज़ बनाने की रविश बरकरार। फौज के बाद अदलिया पर भी बार बार वार। अंसार अब्बासी के बाद जंग जियो ग्रुप के साबिक रिपोर्टर अहमद दुरानी के भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर चलने वाली ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, ये मेरी आवाज ही नहीं, फैब्रिकेटेड ऑडियो को मुझसे मंसूब किया जा रहा है। इस तरह की चीजें बनाकर लाई जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे। जंग और जियो ग्रुप के अहमद नुरानी ने 2017 में पैनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT से मुतल्लिक भी मन गढ़ंत खबर दी थी। कहा था, तहकीकाती टीम को नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत नहीं मिले। बाद में अपनी झूठी खबर पर मुआफी मांगी थी। अहमद नुरानी पहले जंग और जियो ग्रुप से मुंसलिक थे, आजकल अमरीका में मुकीम हैं। कुछ रोज कबल जंग और जियो के अंसार अब्बासी ने साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर संगीन इल्जामात आयद किए थे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके इदारे को शोकॉज नोटिस जारी कर रखा है। जंग जियो ग्रुप के एक और रिपोर्टर के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात। जंग जियो के अंसार अब्बासी ने साकिब निसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्जाम लगाए थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है, साबिक चीफ जस्टिस का एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें पता चलता है किस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम के तहत निशाना बनाया गया। अपने ट्वीट में उनका कहना है, वक्त आ गया है उनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम की नजरें निजाम इंसाफ पर हैं। ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन वसीम बादामी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने अपने मुतालिक मुबैना ऑडियो टेप से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया है। वसीम बादामी ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने मुबैना ऑडियो लीक को फैब्रिकेटेड करार दिया।
घंटे की मेरी मुलाकात हुई और ये बिल्कुल वही टाइम था कि जब ये सारी ये जो ऑडियो से मुताल्लिक चीजें अनकवर हो रही थी। तो एंड उसी वक्त जो है जब सोशल मीडिया पे सारा मामला चल रहा था तो तभी साथ था मैं और तकरीबन 1 घंटे हम एक वन ऑन वन मुलाकात हुई। तो इस वीडियो के हवाले से जाहिर है बाकी तफसील नशिस्त हुई, लेकिन इस वीडियो के हवाले से जो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो बात कही है वो ये कि उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में, कैटेगोरिकल अल्फाज में इसको फेक कहा है, इसको फैब्रिकेटेड कहा है और उन्होंने कहा है कि मैंने खुद इस ऑडियो को सुना है और ये मेरी आवाज ही नहीं है, ये पूरे का पूरा एक फैब्रिकेटेड है। बड़ा उन्होंने मोहतात रद्द-ए-अमल दिया। बाकी चीजों पर मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें और ये राना शमीम साहब वाले में कोई तसलसल है, तो उन्होंने बड़े मानी के अंदाज में कहा कि अभी अब आप खुद अक्लमंद हैं, आप खुद देखिए कि इसमें तसलसल है या नहीं है या ये क्या मामला है। इसी तरह मैंने भी पूछा कि क्या आपके ख्याल में जिस जगह से भी राना शमीम साहब वाला मामले का आगाज हुआ था ये चीज भी वहीं से आई है जहाँ से भी आई है, लेकिन उसी जगह से आई जहाँ से राना शमीम साहब वाला मामला, उस पर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में साबिक पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने इस ऑडियो कॉल को फैब्रिकेटेड, इस ऑडियो को फैब्रिकेटेड करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जियो ग्रुप के सहाफ़ियों ने पनामा की रिपोर्ट फखरिया पेश की थी, क्या आपको स्टोरी करने के लिए इदारों ने हुक्म दिया था? नूरानी साहब इसी केस में नवाज शरीफ की बेगुनाही के बारे में झूठी खबर देकर मुआफ़ी भी मांग चुके हैं। जिस पर नवाज शरीफ नाअहल हुए उसकी तमाम रिपोर्टिंग जियो ग्रुप ने की थी उस टाइम और बड़ा फखरिया पेशकश की थी। तो क्या उस टाइम आपको इदारों ने कहा था ये रिपोर्टिंग करने की? आप बता दीजिए। और आप पहले भी एक दफा जियो से नूरानी साहब जो हैं वो माफी मांग चुके हैं झूठी खबर देने की कि जेआईटी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब की जो ऑडियो थी मलिक क्यूम के साथ वो तो इनके मुताबिक सच्ची नहीं है। अगर ऑडियो के सच्चे और झूठे होने पे बात होनी है तो सबसे पहले उस ऑडियो के बारे में बात होनी है क्योंकि वो पहले की आई हुई है। अगर वो ऑडियो सच्ची है तो शहबाज शरीफ को जेल में जाना पड़ना है, नवाज शरीफ को जेल में जाना पड़ना है क्योंकि वो एक कानून के खिलाफ एक जज को अहकामात दे रहे हैं कि फलां को सजा दे दो। इसी तरह जुबैर उमर साहब ने भी फरमा दिया था कि उनकी वीडियो जो है वो सच नहीं है। तो जो आपकी वीडियो और ऑडियो आते हैं वो झूठी हैं, जो किसी और की झूठी ऑडियो और वीडियो आप निकालते हैं वो सच्ची हैं और उसके ऊपर आपको मुकम्मल हर तरह से रिलीफ मिले, ये आपकी बात है। एक और ऑडियो की बात करते हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज की मीडिया टीम को दी गई हिदायत की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर ARY समेत कई चैनल्स के इश्तिहार रोकने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा 24 न्यूज़, 92 न्यूज़, समा और ARY को बिल्कुल कोई इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। मरियम नवाज के मुबैना ऑडियो लीक पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में क्या कहा, देखते हैं। अब सहाफत कितनी आज़ाद है, अब प्रेस क्लब इस पर क्या बयान जारी करते हैं। अगर सब चुप रहे तो फिर साबित हो जाएगा कि कुछ लोगों की सहाफत आज़ाद नहीं बल्कि कुछ लोगों की सहाफत मरियम के पास गिरवी पड़ी है। ये PTI वालों ने किया होता तो आज़ाद सहाफत ने अब तक मजम्मत कर देनी थी। झूठे मुंह ही कुछ कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज GB राना शमीम के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने केस फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक चीफ जज राना शमीम ने बयान हल्फी देकर हल्फ की खिलाफ वर्जी की, वो आर्टिकल 5 के मुर्तकिब हुए हैं। बयान हल्फी अदलिया रियासत के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर रहा है। मरियम नवाज ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 24 नवंबर को इरफान कादिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जो है 24 नवंबर को होनी थी, जो कि इरफान कादिर मरियम नवाज के वकील है, उन्होंने समाअत मुलतवी करने के हवाले से एक दरखास्त लिखकर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा करा दी है और साथ ही दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 24 नवंबर को मैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस में पेश होना है, जिसकी वजह से मरियम नवाज की केस की पैरवी हाई कोर्ट में नहीं आ सकता, लिहाजा इस केस की समाअत जो है मुलतवी की जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर की दरखास्त जो है वसूल करके मेन अपील के साथ मुंसलिक कर दी है। अब इस जो है दरखास्त पर 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मेन अपील के साथ इस मुलतवी करने की दरखास्त पर भी समाअत करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ जहांगीर असलम मौजूद हैं, तफसीलान आगाह कर रहे हैं। मरियम नवाज ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत
मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 24 नवंबर को इरफान कादिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। और इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जिन्होंने कहा कि मरीम नवाज की तरफ से 16वीं मरतबा इल्तवा की दरख्वास्त दी गई। दूसरी तरफ उनकी जानिब से अदालतों और पाक अफवाज के मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। ये सिसिलियन माफिया नहीं तो और ये लोग क्या हैं? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बेंच के सदर सरदार अब्दुल रज़ाक कहते हैं लाहौर की तकरीब में जो हुआ वो गैर मुनासिब था। नवाज शरीफ और अली अहमद कुर्द की तकरीरें गैर मुनासिब थीं। नवाज शरीफ इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं, उन्हें तकरीर की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। बाबर मलिक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बाबर, बताइए कि उनका मज़ीद क्या कहना था? जी हाँ, ये आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के बार एसोसिएशन के सदर सरदार अब्दुल राज़िक और सेक्रेटरी जनरल की जानिब न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई थी कि वो 27 नवंबर को एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रहे हैं, जिसमें सदर आजाद कश्मीर सुल्तान बैरिस्टर सुल्तान महमूद समेत अपोजिशन और हुकूमती अरकान वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी शिरकत करेंगे। उसके हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कुछ सवालात जब लाहौर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुए तो सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सरदार अब्दुल राज़िक की जानिब से ये कहा गया कि जो नवाज शरीफ की जो तकरीर थी वो गैर अखलाकी थी, गैर मुनासिब थी, वो एक इश्तिहारी मुल्ज़िम है, उनको तकरीर नहीं की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जबकि यही तकरीर की जो है इजाजत ऑनलाइन की बिलावल को नहीं दी गई तो उन्हें क्यों दी गई? उसके साथ उन्होंने अली अहमद कुर्द के हवाले से कहा कि वो उनकी इज्जत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी तकरीर जो है वो गैर मुनासिब थी। यूं तकरीर गैर मुनासिब थी। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज वही शख्स उन्हीं के नाम पे की गई कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहा था। ये तारीख की बड़ी बेरहम हकीकत है। इदारों के ऊपर उस तकरीब में बहुत बात की गई और ये कहा गया कि नैब जो हमारे मुल्क का एहतसाब करने वाला इदारा है, ये गवर्नेंस के फेलियर का बायस है और शायद उसकी कारकर्दगी में कमी है और वो इस काबिल नहीं कि वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा सके। मेरा सवाल ये है कि कौन इस मुल्क में एहतसाब करने के काबिल है? जब इस मुल्क में फसी बुखारी को नैब का चेयरमैन लगाया गया तो आपको उस पर भी इतराज़ था और उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए और उनका नाम भी बदनाम किया गया। उसके बाद कमर ज़मान चौधरी साहब को नैब का चेयरमैन लगाया गया और जब नैब ने हिलजुल शुरू की और ये कहा कि हम ऑरेंज लाइन और बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, उनकी तहकीकात करेंगे, तो 2016 में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप ये हरकतें बंद कर दें वरना हम नैब के कानून में तरमीम करके आपकी पावर्स ख़त्म कर देंगे। उनको भी डराया गया, उनको भी धमकाया गया, उनसे भी बात नहीं बनी। उसके बाद मौजूदा चेयरमैन आए और ये ख़ुद ही लाए। उनके एहतसाब से भी ये खुश नहीं, उनको भी हट जाने के नोटिस दिए गए। ना आपको कोई चेयरमैन भाता है, ना आपको कोई कानून भाता है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त आप कानून की तरमीम का इस्तेमाल धमकियों के लिए करते हैं। आज जब कानून का पहिया गर्दिश में है और हिल रहा है तो आप कहते हैं इसने गवर्नेंस को फेल कर दिया। क्या आपकी नज़रों में सिर्फ 1997 का एहतसाब का मॉडल ही जचता है? जब आप वज़ीर आज़म हाउस से एहतसाब सेल से इस काम को चलाते हैं और फिर एक एहतसाब ब्यूरो बनाकर उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये तरमीम करते हैं कि 1985 के बाद के केसों को ना छेड़ा जाए और 1990 के बाद से एहतसाब का अमल शुरू किया जाए, क्या उसके अलावा कोई एहतसाब का मॉडल आपको सूट नहीं करता?
آپ کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا دفتر اور فیکٹری ہے. اس ملک کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ فیکٹریاں تو آپ نے لگائیں, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹری جو چھانگا مانگا میں جس کی ریت آپ نے رکھی, اس کی باز گشت آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹرز تو آپ خود ہیں. آپ کس کو بات بناتے ہیں؟ آپ کس طرح کے احتساب سے خوش ہیں؟ قوم کو اس بات کا جواب دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پیشیوں کا موقع ملے, جب آپ کو عدالت طلب کرے تو آپ کیسوں کو طوالت دیتے ہیں, اور عدالتیں جب آپ کو وقت دیتی ہیں کہ آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں تو آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس ملک میں کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ثبوت ہے تو ثابت کرو. کانفرنسوں میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کا احتساب بڑا آسان ہے, آپ ان کے ٹیکس کے ریٹرنز دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے. جب آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹوں میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو آپ کہتے ہیں عدالت میں جواب دیں گے. عدالت میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہے. اور جب کسی کیس کا فیصلہ ہو جائے اور آپ کو سزا سنا دی جائے, چاہے وہ عزیزیہ میں ہو چاہے وہ ایون فیلڈ میں ہو, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹو جسٹس ہے. کسی طور انصاف, احتساب, عدالتیں آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی, اور پھر آپ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا. یہ ڈرامہ کس نے رچایا اور اداروں کی تصدیق کی کوشش کس نے کی؟ حسان خاور کی گفتگو سن رہے تھے. براہ چلیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 اس وقت ٹاس ہو رہا ہے. Tail is the call. It said, Mahmudullah, third time lucky. What are you going to do? We're going to bat first again. Twice you have batted first, but the batsmen have not really put on the runs on the board. Any particular reason why you want to bat first? Probably we didn't make the partnership that we wanted to have in the middle and up front as well. That long partnership, probably the partnership which goes to like 70 or 80 run partnership. If we can able to do those things, I think we'll be able to get 140 plus on this wicket. Yeah, you speak about 140 plus, but to do that, your top order has to bat really well and not lose early wickets too. Yeah, definitely. I think both the top order and the middle order as well. As a batting unit, I think we need to put a good show today. Hopefully we can put it today. A couple of replacement players for you. Any changes for your team? Yes, we've got 3 changes. Shamim comes in and Shoaidul Islam making his debut, and Nasu Mohammed comes in. All right. All the very best. Thank you. Babar Azam, one more time. You will be chasing? Yeah, definitely. But toss is not your hand, but we are trying to put early wickets and put pressure on them. Yeah, you've had a good series so far. 2 wins out of 2 matches. And you want to keep it in that fashion. Finish it off nicely and get 3. Definitely, we are continue that momentum and carry that momentum in the test match and win this match also. What do you think about the surface that you have played for, and having a look at this surface also? Pitch look like difficult to bat on, uneven bounce sometime, and challenge for us. So we're trying to assess the condition and try to play accordingly. And your team news, any changes? We have 4 changes. Fakhar Zaman is not playing, Shoaib Malik is not playing, Shadab Khan is not playing, and Shaheen Shah is not playing. Sarfaraz Ahmed is playing, Iftikhar Ahmed playing, Usman Qadir and Shad Namazdani debut. All right, so you're trying some new players. All right, all the very best, Babar. Right, the news from the middle is that Bangladesh have won the toss. बांग्लादेश का पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला. बांग्लादेश ने 3 जबकि पाकिस्तान ने टीम में 4 तब्दीलियां की हैं. पाकिस्तान सीरीज पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुका है. पाकिस्तान तीसरा T20 भी जीत कर तारीख बना सकता है. वापस आएंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक.
لاہور کے سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی گیٹ پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان پیشی پر آئے تو مدعی پارٹی نے فائرنگ کر دی۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر خان۔ یہ اہم علاقہ سیشن کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ جب باپ بیٹا اپنی پیشی کے سلسلے میں سیشن کورٹ آئے تو جو ان کی مخالف پارٹی وہ پہلے سے گات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے باعث عبدالسلام جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے جو بیٹے ہیں سہیل اسلام وہ زخمی ہو گئے۔ اس وقت جو مقتول ہیں ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خود ہی انہوں نے اپنا بھائی مار کے ہمارے بھائیوں پر ڈال دیا، جس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ پولیس تفتیش کے مطابق ہم بے گناہ ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو خود مارا۔ پرچہ ان کے خلاف جا رہا ہے، کورٹ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ہمارے حق میں ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان جو کہ اشتہاری ہیں کافی عرصہ سے وہ مفرور ہیں، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ لاہور بار کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اس پر زور مذمت کی ہے اور اس سلسلے میں اگر یہ واقعات نہ رکے تو وہ احتجاج بھی کریں گے۔ جی پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے ایس آئی امجد شہید ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے شہید اے ایس آئی امجد شب قدر سے پشاور ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے۔ کرک میں برقع پوش ملزمان کی فائرنگ سے پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ قاتلانہ حملے میں زخمی پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید عالم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ مسلح افراد ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 گھنٹے گیس کی بندش سے لوگ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ رپورٹ کریں انور خان۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی صارفین کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ گیس پریشر میں کمی کے باعث شہریوں کے لیے صبح کا ناشتہ اور کھانا بنانا مشکل ہو گیا۔ کھانا پکانے میں مشکل، ناشتے میں مشکل، بچے اسکول جا رہے ہیں، صبح پہ پہنچنا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ، جب گیس نہیں ہوگی تو ناشتہ نہیں کریں گے۔ لیاری، کیماڑی، کورنگی، لیاقت آباد، نارتھ کراچی، ملیر سمیت شہر کے درجنوں علاقے کے عوام 2 وقت کا کھانا ہوٹل سے خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بہت پریشانی ہوتی ہے، باہر سے تیار روٹی لینا پڑتا ہے، کھانا لینا پڑتا ہے، اتنی مہنگائی ہے۔ ہوٹل مالکان نے اب گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر لکڑیاں جلا کر کاروبار جاری رکھا ہوا ہے۔ 700 روپے لکڑی کا من ہے، 700 روپے، اور گیس کا کلو جو ہے 220 روپے ہے۔ دن میں ہمارا تقریباً کم از کم تقریباً 15 سے 20 کلو استعمال کرتے ہیں۔ سوئی صدرن گیس کی جانب سے گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے پیش نظر کراچی کے شہریوں کو سنگین مشکلات کا سامنا ہے، تاہم انتظامیہ کی جانب سے اس صورتحال کا تاحال نوٹس نہیں لیا گیا۔ کیمرامین یعقوب التی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔